नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम एक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने डिस्कस करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं और पूरी डिटेल से जो है वो उसके बारे में स्टडी की जाती है। और जानकर बड़ा ही जो है वो हर्ष होता है और खुशी भी होती है कि हाल ही हमने कल जो है वो 150 नंबर की जो है बुलेट सीरीज कंप्लीट की है। यानी कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पूरे साल जो है वो इसको लेके आएंगे और कंटिन्यू रखेंगे और उस पे हम खरे उतर रहे हैं। और हमने अभी अभी जो है वो 150 नंबर की क्लास आपके सामने लेके आई है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सहयोग और आपके प्यार की वजह से जो है पॉसिबल हो चुका है। तो दोस्तों, इसी में कंटिन्यू पढ़ते हैं और आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास में पीपीएच। ये जो टॉपिक है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्ट पार्टम हेमरेज। ये गायने का टॉपिक है और ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर गायने के कुछ टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट पार्टम हेमरेज में जो है वो जैसे नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड से ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो निकल जाएगा तो उसको हम पोस्ट पार्टम कहेंगे। या हम बात करें कि सीजेरियन सेक्शन में जो है वो कितने वॉल्यूम से ज़्यादा ब्लड अगर हमारे पास में जो है वो ब्लीडिंग हो जाएगा तो उसको हम पीपीएच कहेंगे। देन उसके बाद इसके कोजेज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें तो जो है वो इसके कोजेज पे है कि सबसे मेन रीजन क्या होता है हमारे पास में पोस्टपार्टम हेमरेज का, इन सब चीज़ों का, और उनको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। इन सब से रिलेटेड जो है हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हमें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो नाम से पता चला पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी कि पोस्ट का मतलब हो गया बाद में, पार्टम का मतलब हो गया डिलीवरी के बाद, और हेमरेज का मतलब रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि डिलीवरी के बाद में जो ब्लड होता है या जो ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब ये तो सबको पता है कि नॉर्मल ब्लीडिंग तो जो है वो होती ही होती है, लेकिन कितना, जो एक्सेसिव अमाउंट में जो ब्लीडिंग होती है उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग तो होगी और वो एक नॉर्मल है, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 500 ml ब्लड जो है वो लॉस होता है, और जो सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी होती है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 लीटर का ब्लड का जो लॉस होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए, उससे एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो एक्सेसिव वर्ड जो है वो जरूर होना चाहिए। तो देखो डेफिनेशन में हम ले लेते हैं। डेफिनेशन होगी पोस्टपार्टम हेमरेज इज द एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसका मैं बार बार जो है वो जिक्र कर रहा था, एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब अधिक, ठीक है, अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में, उसको हम कहेंगे एक्सेसिव। तो पोस्टपार्टम हेमरेज इज द एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि बर्थ ऑफ द बेबी के बाद में वेजाइना के थ्रू या उसके थ्रू जो है हमारे पास में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब ये टाइप की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप की होती है। पहली होती है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज और सेकंड होता है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। अब प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कौन सा होता है, यानी कि जस्ट डिलीवरी हुई, जैसे डिलीवरी होने से लेके जो स्टार्टिंग के 24 आवर्स तक जो ब्लीडिंग होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी, शुरुआत स्टेज में। यानी कि जैसे अभी डिलीवरी हुई है तब से लेके 24 घंटे तक जो हमारे पास में ब्लीडिंग होती है उसको हम कहेंगे प्राइमरी पीपीएच में जो है वो डालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंडरी पीपीएच, या जिसको हम लेट पीपीएच के नाम से डालते हैं। सेकेंडरी पीपीएच होता है कि 24 आवर्स से लेके 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है, यानी कि 24 घंटे के बाद से लेके 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पीपीएच के अंदर जो है वो डाला जाएगा। तो 1 बाय 1 करके ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी पीपीएच हो गया ब्लीडिंग विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि शुरुआती 24 घंटे होते हैं डिलीवरी के बाद में, उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसको हम कहेंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पीपीएच, ठीक है। और लगभग कितना होता है, अगर ब्लड लॉस हमारे पास में मोर देन 500 ml से ज्यादा होता है, ठीक है, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी के बाद में जो है वो 500 ml से ज्यादा होता है, या फिर 1000 ml आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन बोल दो या एलएसीएस बोल दो, ठीक है।
यानी कि LACS के बाद में तो 1000 ml से ज़्यादा और वेजाइनल डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा जो ब्लड लॉस होता है उसको हम कहेंगे प्राइमरी PPH, और ये शुरुआती 24 घंटे के अंदर जो है वो होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी या लेट PPH। सेकेंडरी या लेट PPH कौन सा होता है दोस्तों? 24 घंटे के बाद से लेके, यानी कि 24 आवर्स से लेके उसके बाद 6 वीक तक होता है। आपको पता है कि पोस्ट पार्टम पीरियड जो है वो कितना होता है? अगर हम बात करें पोस्ट पार्टम पीरियड की, तो पोस्ट पार्टम जो है वो पीरियड होता है हमारे पास में दोस्तों, ठीक है, वो होता है हमारे पास में 4 to 6 वीक के समथिंग होता है, ठीक है। यानी कि 1 से 1.5 महीना जो है वो हमारे पास में पोस्ट पार्टम पीरियड ही जो है वो चलता रहता है। तो अप टू 6 वीक तक होता है, 1.5 महीने तक होता है। तो अगर डिलीवरी के 24 घंटे बाद से लेके 6 वीक तक जो हमारे पास में हेमरेज होता है या ब्लीडिंग होती है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? सेकेंडरी या लेट PPH। अब बात आती है हमारे पास में कि कोजेज क्या है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा क्या कोजेज है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है? जैसे हम बात करें कि ब्लीडिंग तो होगी, नॉर्मल जो है वो डिलीवरी होगी, उसमें हमारे पास में 500 ml तक जो है ब्लीडिंग होती है, जिसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। और LACS या हम कहें सिजेरियन सेक्शन, उसमें हमारे पास में 1000 ml तक जो है वो ब्लीडिंग लॉस होता है। ये तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल। अब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे इससे भी ज़्यादा जो है वो ब्लड लॉस होता है? कोई ना कोई तो रीजन है, ठीक है। अब वो रीजन हम जो है पता करते हैं, और वो रीजन को हम बोलते हैं दोस्तों कोजेज ऑफ PPH, और उसको हम 4T के नाम से जानते हैं। 4T इन द सेंस, यानी कि जो भी कोजेज है हमारे पास में T से ही शुरुआत होगी। सबसे पहला हम ले लेते हैं दोस्तों टोन या टोनिसिटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। टोनिसिटी क्या होता है दोस्तों? किसी भी मसल्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं टोनिसिटी। किसी भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैपेसिटी अधिक होगी तो ब्लीडिंग उतना ही कम होगा। ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ऑर्गन्स की या किसी भी जो है वो टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो हमारे पास में अच्छा होगा तो उसमें ब्लीडिंग उतनी ही कम होगी। अब देखो इसमें क्या आता है टोन, जिसको हम कहते हैं यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी, टोनी होता है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कैपेसिटी, एटोनी मतलब होता है हार्ड हो जाना, ठीक है, यानी कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कैपेसिटी जो है वो खो देता है। तो यूट्राइन एटोनी, और सबसे मेन रीजन ये होता है जितने भी हमारे पास में PPH होते हैं 70 to 80% जो है वो हमारे पास में रीजन क्या होता है? यूट्रस एटोनी। और ये एग्जाम में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स जो है वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। PPH का मेन रीजन क्या है? यूट्रस एटोनी, यानी कि यूट्रस की जो है वो टोनिसिटी खो देना। लगभग 70 से 80% रीजन में यही होता है, ठीक है। तो देखो फेलियर ऑफ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद में जो है वो यूट्रस वापस से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी PPH। प्राइमरी PPH का जो है वो मोस्ट कॉमन कॉजेज है, और ये एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट T, दैट इज कॉल्ड टोन। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में दोस्तों ट्रोमा, ठीक है। ट्रोमा की अगर हम बात करें तो 10 से 15% रीजन में जो है वो हमारे पास में ट्रोमा होता है। ट्रोमा इन द सेंस, जैसे हम डिलीवरी होती है, बच्चा आता है, तो हम जो है वो फोर्सेप डालते हैं या वेंटुस डालते हैं या कोई भी चीज़ जो है वो अंदर डाल के जो है बच्चे को बाहर निकालते हैं। बच्चा जब आता है तो उसकी वजह से कई बार वेजाइनल टीयर हो जाता है या सर्वाइकल टीयर हो जाता है, या जो पेनिट्रेशन वाले जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, और वो डैमेज होते हैं तो जो वेजाइना के थ्रू ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, चाहे वो यूट्रस से आए चाहे वो हमारे पास में वेजाइना के थ्रू निकलेगा तो उधर से ही, तो वो भी उसके साथ साथ आता है, तो उसकी वजह से भी है। देखो चाहे ऊपर से टंकी जो है वहां से ब्लड आए या रास्ते से जो है वो हमारे पास में कहीं पे प्रॉब्लम आई उससे ब्लड आए, ठीक है, तो वहां से ब्लड आ रहा है, उसको हम कहते हैं दोस्तों ट्रोमा। 10 to 15% चांसेज इसी में होते हैं, यानी कि इंजरी टू जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट में जो है वो इंजरी हो जाती है और वो ब्लड फिर जो है वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्या क्या इंजरी हो सकती है? वेजाइनल टीयर हो सकते हैं, सर्वाइकल टीयर हो सकते हैं, पेरिनियल डेसिलेशन हो सकता है, या यूट्राइन रप्चर और इन्वर्जेंस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वेजाइना के थ्रू निकलता रहेगा। तो फर्स्ट थे हमारे पास में टोनिसिटी या टोनी, सेकंड आ गया हमारे पास में ट्रोमा। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास में दोस्तों टिश्यू। टिश्यू यानी कि टिश्यू की अगर हम बात करें तो रिटेंड प्लेसेंटल टिश्यू, यानी कि जब
बच्चा बाहर निकलता है तो कुछ पार्ट जैसे कि प्लेसेंटा की कुछ मेम्ब्रेन है या प्लेसेंटल का कुछ पार्ट होता है वो वहीं पे रह जाता है और उसके द्वारा फिर वो धीरे धीरे ब्लड का जो है वो लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं रिटेंट प्लेसेंटल टिश्यू या हम कहें टिश्यू वाले पार्ट। रिटेंट प्लेसेंटल और मेम्ब्रेन यानी कि प्लेसेंटा का कुछ पार्ट या फिर मेम्ब्रेन, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन वहीं रह जाती है और वो धीरे धीरे जो है वो उसके द्वारा ब्लड जो है बाहर आता है, उसको हम कहते हैं टिश्यू पार्ट या कहें रिटेशनल प्लेसेंटल टिश्यू। सेकंड आ गया प्लेसेंटल एक्रेकेटा या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जब मैंने प्लेसेंटा के जो है वो डिसऑर्डर बताए थे तो कुछ कंडीशन में प्लेसेंटा जो है वो अंदर धसा हुआ रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलता है तो वहां पे भी जो है वो डैमेज होता है, कुछ पार्ट रह जाता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। ये भी 5 से 10% रीजन होता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन यानी कि इन द सेंस जिसको हम कह सकते हैं कोगुलोपैथी, लेस देन 1% होता है। यूट्रस भी सही है, उसकी टोनिसिटी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो पाथवे है बच्चा आया वहां पे भी कोई किसी प्रकार का लेसिरेशन नहीं है, ठीक है। अंदर किसी प्रकार का कोई टिश्यू भी जो है वो अंदर नहीं रह रहा है, उसके बाद भी जो है वो पीपीएच हो रहा है, उसका रीजन हो सकता है दोस्तों थ्रोम्बिन यानी कि कोगुलेशन पैथी। जैसे कि मदर में ही जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड सही टाइम पे जो है वो क्लोट नहीं हो रहा है, या मदर जो है वो कुछ एंटीकोगुलेंट थेरेपी काम में ले रही है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो रहा है। जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड डीआईसी, डिसेमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, हेल्प सिंड्रोम एंड एंटीकोगुलेंट यूजेज, वारफेरिन, हिपेरिन अगर मदर यूज कर रही है किसी भी कारण वजह से, ठीक है, तो उसमें भी ब्लड जो है वो टाइम पे क्लोट नहीं होगा और ब्लीडिंग जो है वो होती रहेगी और पोस्टपार्टम हेमरेज का जो है वो कारण बनेगी। तो चारों रीजन हो गए, टोनी, ट्रोमा, ठीक है, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन, चारों रीजन हो गए। याद रखना क्योंकि मैनेजमेंट भी इसी के आधार पे जो है वो हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि ये डायरेक्टली कोज तो नहीं करते पीपीएच को, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो इंटरफेयर जरूर करते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनकी वजह से पीपीएच जो है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। अब कौन कौन से रिस्क फैक्टर थे उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में दोस्तों प्रोलॉन्ग्ड और रैपिड लेबर, यानी कि अगर लेबर जो है, ठीक है, तुरंत हो जाए तो भी दिक्कत है और लंबे समय तक जो है वो लेबर ना हो तो भी दिक्कत है, दोनों साइड में दिक्कत है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जो है वो लेबर होना चाहिए था, लेकिन अगर लेबर में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया या बहुत जल्दी हो गया तो भी हमारे पास में जो है पोस्टपार्टम हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस, ठीक है। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस का मतलब होता है कि यूट्रस अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फैल जाना, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवर डिस्टेंडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्विंस हो, नॉर्मली जो है वो एक बच्चा होता है तो यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में फैलता है, लेकिन अगर ट्विंस है, ठीक है, या ट्रिपल्स है तो यूट्रस अपनी साइज से बहुत ज़्यादा जो है वो उसको फैलना पड़ता है। तो ये भी एक रीजन हो जाता है हमारे पास में पोस्टपार्टम हेमरेज का। या पॉलीहाइड्रोमिनाज यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमारे पास में एक्सेसिव बढ़ जाए, ठीक है। या मैक्रोसोमिया यानी कि बच्चा जो है वो ओवर ग्रोथ वाला हो जाए तो उसमें यूट्रस जो है वो ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है। अब यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड होगा तो वो अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में भी जो है बड़ी देरी से आता है और पोस्टपार्टम हेमरेज का जो है वो कारण बनता है। नेक्स्ट आ गया प्रीवियस पीपीएच। अगर किसी लेडीज को जो है पहले से पोस्टपार्टम हेमरेज है तो उसमें भी ये जो है वो दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट ऑपरेटिव डिलीवरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि फोर्सेप, वैक्यूम या सिजेरियन सेक्शन है तो उसमें हमारे पास में जो है वो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और पीपीएच का कारण बनते हैं। नेक्स्ट प्री एक्लम्सिया और एनीमिया। प्री एक्लम्सिया यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो है वो इंक्रीज हाइपरटेंशन होना या हम कहें कि लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एनीमिया होना, तो ये भी पीपीएच का कारण बनता है। यूट्राइन फाइब्रोइड्स, ठीक है, यूट्राइन के अंदर जो हो फाइब्रोइड्स हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिटेंट प्लेसेंटा। रिटेंट प्लेसेंटा इन द सेंस कि प्लेसेंटा जो है वो अंदर ही रह जाता है। इन्फेक्शन एंड ग्रांड मल्टीपार्टी, एक और बहुत बार जो है वो डिलीवरी करवा चुकी है या बहुत बार माँ बन चुकी है तो ये भी हमारे पास में एक रीजन होता है दोस्तों पोस्टपार्टम हेमरेज का। तो ये थे हमारे पास में रिस्क फैक्टर जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज को जो है वो बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि जो जो हमारे पास में, अब देखो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगा तो शोक की कंडीशन आएगी, तो जो शोक के साइन सिम्टम्स हैं वही बेसिकली हमारे पास में जो है वो पोस्टपार्टम हेमरेज के जो है वो साइन सिम्टम्स निकल के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्लिनिकल फीचर्स आएगा एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि हम आराम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं।
एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो सीधा कह सकते हैं कि इसको जो है पोस्टपार्टम हेमरेज है, किसी भी टेस्ट की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, सॉफ्ट बोगी यूट्रस, ठीक है, सॉफ्ट और बिल्कुल जो है वो गुब्बारे टाइप से जो है वो यूट्रस होगा, यानी कि यूट्राइन एटोनी में जो है हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट, साइन ऑफ हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया के जो जो साइन है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब हाइपोवोलीमिया के क्या क्या साइन होते हैं आपको पता है, टेकिकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, पैलर एंड डिजीनेस होता है और डिक्रीज यूरिन आउटपुट होता है। ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या साइन सिम्टम्स है दोस्तों, शोक के साइन सिम्टम्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे शोक के जो है वो हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डायग्नोसिस, कैसे पता लगाएंगे कि इसको जो हो पोस्टपार्टम हेमरेज है। तो पहला तो हमारे पास में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है, ठीक है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्लड लॉस, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ, उससे हमें जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा कि इसको जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो हमारे पास में पोस्टपार्टम हेमरेज है। नेक्स्ट, यूट्राइन पैल्पेशन, ठीक है। यूट्राइन पैल्पेशन एक होता है पैल्पेशन, एक होता है पैल्पिटेशन, ठीक है। यूट्राइन को हम पैल्पेट करके देखेंगे तो यूट्राइन जो है वो एटोनी जो है वो दिखाई देगा, ठीक, या फील होगा। नेक्स्ट, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ टीयर एंड रिटेंड प्लेसेंटा, विजुअल एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई टीयर तो नहीं है, कहीं इंजरी तो नहीं है, या रिटेंड प्लेसेंटा तो नहीं है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, कोगुलेशन प्रोफाइल देखेंगे। कोगुलेशन प्रोफाइल में हम जो हो बेसिकली आपको पता ही है कि ब्लीडिंग टाइम देखते हैं, क्लोटिंग टाइम देखते हैं, देन प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो देखते हैं एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये सारे की सारी जो है वो बायोकेमिस्ट्री की जो हो इन्वेस्टिगेशन देखते हैं और हमें पता लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रीअरेंज आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ब्लड कोगुलेशन में जो है वो टाइम लगता है। और लास्ट हम देखते हैं दोस्तों अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि कोई भी पार्ट रिटेन अंदर तो नहीं बचा है या किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट तो अंदर नहीं है। ये सारे डायग्नोसिस के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि क्लाइंट के अंदर जो हो पीपीएच है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट 2 स्टेप के अंदर जो हो वो हम कंप्लीट करते हैं। बेसिकली 2 स्टेप आ जाती है हमारे पास में। एक तो हो जाता है जनरल मेजर्स या इनिशियली मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि जो तो हम नॉर्मली करेंगे ही करेंगे। और दूसरा आ जाता है हमारे पास में बेसिकली कि स्पेसिफिक, यानी कि पर्टिकुलर कौन सा कोजेज है उसके आधार पे हम जो है वो क्या ट्रीटमेंट या क्या मैनेजमेंट जो है वो हम करेंगे। तो दोस्तों ले लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। पहली बात तो मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच को जनरल इनिशियल मैनेजमेंट करेंगे एज ए डिजीज की तरह। जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, जैसे एमआई हुआ या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, क्रिटिकल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ही जो है वो पीपीएच को डील किया जाता है, क्योंकि ये भी हेमरेज है, ठीक है, ये भी जो है वो हाइपोवोलेमिया शोक क्रिएट करता है और ये सारे के सारे शोक वाले साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। तो पीपीएच को जो है वो एज ए इमरजेंसी तरीके से जो है वो डील करेंगे और ये सारा इनिशियली मैनेजमेंट में करेंगे। उसके बाद एक बार क्लाइंट स्टेबल हो जाता है फिर हम करेंगे स्पेसिफिक मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट हम करते हैं उसके कोजेज के आधार पे कि इसमें पीपीएच हो रहा है उसका क्या कोजेज है, भाई टिश्यू है या कोई ट्रोमा है या यूट्रस एटोनी है या फिर जो है वो थ्रोम्बिन है, कोई तो रीजन होगा, तो उसके हिसाब से जो है वो स्पेसिफिक करेंगे। किसी भी चीज को रटो मत दोस्तों, पढ़ो कैसे भी आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल या जनरल मेजर्स की अगर हम बात करें तो कॉल फॉर हेल्प पीपीएच इज एन इमरजेंसी, ठीक है, पीपीएच को जो है वो एज ए इमरजेंसी डील करेंगे। एंड असेस एबीसी, एबीसी को जो है वो असेस करेंगे। अब आपको पता है कि इमरजेंसी या ट्रॉमेटिक कंडीशन में हम जो है वो एबीसी के थ्रू असेस करते हैं। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, यानी कि सबसे पहले हम एयरवे देखते हैं कि एयरवे बिल्कुल ओके है या नहीं है, देन उसके बाद हम ब्रीदिंग देखते हैं कि ब्रीदिंग ओके है या नहीं है, लास्ट हम जो है वो सर्कुलेशन देखते हैं। उसके बाद हम जो है वो आईवी असेस 2 वाइड बोर कैनुलास, एटलीस्ट दोनों हाथों में जो है वो 2 बड़े बोर के कैनुला जो है वो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें हाइपोवोलेमिया की तरह ही जो है उसको ट्रीट करना है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हमें देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 16 या 18 नंबर के गोज के कैनुला जो है वो दोनों साइड में लगा देते हैं, ठीक है। देन स्टार्ट आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सेलाइन या रिंगर लैक्टेज, आरएल या नॉर्मल सेलाइन से जो है वो फ्लूइड को हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग हम जो है वो लेके रखते हैं। हालांकि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उससे पहले ही एबीओ ग्रुपिंग करवा लिया जाता है, लेकिन फिर भी ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग हमारे पास में जो है वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता कब जो है वो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में
ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता ही है हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, क्लाइंट जो है वो शॉक में जा रहा है, तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट कैथेटराइजेशन टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट। शॉक की कंडीशन जब भी होती है तो उसमें हमारे पास में आईओ जो है, इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो सबसे एसेंशियल हो जाता है। ठीक है, इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो मस्ट हो जाता है। अब एक्यूरेट इनटेक आउटपुट के लिए हमें जरूरी है दोस्तों कि फ्लूइड हम दे रहे हैं वो तो हम काउंट कर सकते हैं, भाई कितनी हमने जो है वो फ्लूइड की बोतल दी काउंट कर सकते हैं, लेकिन बिना यूरिन आउटपुट के या यूरिन कैथेटर के द्वारा यूरिन आउटपुट मेजर सही तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए कैथेटराइजेशन करते हैं ताकि अच्छे तरीके से यूरिन आउटपुट को हम मॉनिटर कर सके। एंड मॉनिटर वाइटल साइन फ्रिक्वेंटली, एक फिक्स ड्यूरेशन के दौरान, आधे घंटे 1 घंटे के बाद जो है वो हम फिक्स ड्यूरेशन के दौरान वाइटल साइन जो है वो चेक करेंगे। ये तो हो गया हमारे पास में इनिशियल या जनरल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास में स्पेसिफिक मैनेजमेंट। क्लाइंट जो है वो स्टेबल हो गया, अब उसके बाद स्पेसिफिक मैनेजमेंट करते हैं, और वो स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिपेंड होता है हमारे पास में कोजेज के ऊपर। और कोजेज हमारे पास में कौन से थे? 4T थे। 4T कौन सा? पहला टी था हमारे पास में टोन यानी कि यूट्राइन एटोनी, सेकंड था हमारे पास में ट्रोमा, ठीक है, थर्ड था हमारे पास में टिश्यू, और फोर्थ था हमारे पास में थ्रोम्बिन। तो 1 बाय 1 करके जो है वो लेते हैं। सबसे पहले आ गया यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी का मतलब हो गया हमारे पास में दोस्तों टोन, यानी कि यूट्रस जो है अपनी टोनिसिटी जो है वो खो देता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट करेंगे? तो सबसे पहला मैनेजमेंट तो आ जाता है हमारे पास में यूट्राइन मसाज। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है कि यूट्राइन एटोनी है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, और सबसे इफेक्टिव भी दोस्तों यही होता है। बाकी आप मेडिकेशन भी दोगे, देन उसके बाद सर्जरी भी करोगे, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे इफेक्टिव चीज है वो है यूट्राइन मसाज, यानी कि यूट्रस की जो है वो प्राइम तरीके से जो है वो मसाज करेंगे, ध्यान रखना। अब आता है हमारे पास में इसी के अंदर यूरोटोनिक ड्रग्स। मसाज कर दिया और उसके बाद हम यूरोटोनिक ड्रग देंगे। यूरोटोनिक ड्रग यानी कि ये ड्रग्स ऐसी होती है जो हमारी यूट्राइन एटोनी को जो है वो खत्म कर देती है, यानी कि उसकी टोनिसिटी जो है वो हमारे पास में जो हार्ड बना हुआ है उसको डिक्रीज कर देती है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास में ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन काफी इफेक्टिव ड्रग है, IV IM दोनों तरीके से दी जा सकती है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन तो करवाती है, साथ के साथ जो है वो यूट्राइन एटोनी को भी जो है वो खत्म कर देती है। नेक्स्ट आता है मिथाइल एर्गोमेट्रिन। ये भी काफी इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन इसका एक जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि इसको हम हाइपरटेंशन में जो है वो नहीं दे सकते। अगर कोई भी क्लाइंट या फीमेल जो है वो हमारे पास में हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पिया से सफर कर रही है तो उस कंडीशन में हम जो हो मिथाइल एर्गोमेट्रिन जो है वो नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट भी काफी इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन ये अस्थमा के अंदर जो है वो नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, और अस्थमा के अंदर तो ऑलरेडी जो है वो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से अस्थमा के अंदर जो है वो इसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो करवाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मीजोप्रोस्टोल ड्रग्स, जो कि हम रेक्टल, वेजाइनल या ओरल किसी के द्वारा भी जो है वो दे सकते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में मेडिकेशन के थ्रू। अब आ जाता है सर्जरी के थ्रू, यानी कि किस तरीके से हम जो है वो सर्जरी के थ्रू या हम और किसी प्रोसीजर के द्वारा जो हो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आ जाता है बाईमैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन। बाईमैनुअल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा होगा कि इसमें हम वेजाइना के थ्रू और बाहर आउटसाइड से, दोनों साइड से जो है वो यूट्रस को जो है वो कंप्रेस करते हैं इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे हम इस साइड से, ठीक है, इस साइड से और बाहर की साइड से, दोनों साइड से जो है उसको कंप्रेस किया जाता है, दोनों साइड से जो है उसको प्रेशर बनाया जाता है। इसको हम बोलते हैं बाईमैनुअल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बैलून टिम्पेनोड, जिसको हम बेकरी बैलून के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इन बैलून को इंसर्ट करते हैं और फिर इसको जो है वो इन्फ्लेट किया जाता है। ठीक है, बैलून को इंसर्ट करके इन्फ्लेट करके इसको जो है वो जो यूट्रस है, सॉरी, उसको जो है वो एक्सपेंड किया जाता है। इसको हम बोलते हैं बैलून टिम्पेनोड। तीसरी चीज आती है यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन या यूट्राइन कंप्रेशन सूचर। यूट्राइन आर्टरी के द्वारा लाइगेशन करके या यूट्राइन कंप्रेशन सूचर करके भी इसको कंप्रेस किया जाता है। ये देखो इस तरीके से, ये तो यूट्राइन लाइगेशन के द्वारा, या इसको जो है वो सूचर के द्वारा जो है वो कंप्रेस किया जाता है। अगर इन सब से भी हमारे पास में सारा ट्रीटमेंट ना हो तो लास्ट में आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। ठीक है, लेस एफर्ट,
लेस रिसोर्ट होता है हमारे पास में, लास्ट रिसोर्ट होता है। अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी हमारे पास में जो है वो यूट्राइन एटोनी या हम कहें कि कंट्रोल पीपीएच जो है वो नहीं होता है, तो फिर हम स्टेक्टोमी जो है वो करते हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस करते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में अगर यूट्राइन एटोनी है तो। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कि जो ट्रोमा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे। सेकंड था हमारे पास में ट्रोमा। ट्रोमा यानी कि जब हमने डिलीवरी करवाई थी तो उस टाइम पे जो है वो किसी भी फोर्सेप्स से या आर्टरी से कोई ट्रोमा तो नहीं हो गया है, तो उसमें हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। ध्यान से समझो दोस्तों, हमने मैनेजमेंट की शुरुआत की थी। मैनेजमेंट में पहला था हमारे पास में इनिशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें हम एबीसी या वाइड बोर कैनुला के थ्रू, हाइपोवोलेमिया के थ्रू सारे जो है वो अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, कैनुला लगा के, कैथेटर लगा के, ऑक्सीजन लगा के करेंगे। उसके बाद आता था हमारे पास में स्पेसिफिक मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट था अकॉर्डिंग टू कोजेज, कि पीपीएच हो रहा उसका कोजेज क्या है। पहला था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड यूट्राइन एटोनी, जिसको हमने फिनिश कर लिया। सेकंड हमारे पास में ट्रोमा, तीसरा आएगा हमारे पास में टिश्यू, और चौथा आएगा हमारे पास में थ्रोम्बिन, और फिर ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रोमा वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे ऑफ सर्विक्स, वेजाइना एंड पेरिनियम। ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कि टीयर कहाँ पे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, उस टीयर को हम किस तरीके से जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। देन सर्जिकल रिपेयर ऑफ लेसिरेशन, सॉरी, जो भी लेसिरेशन है, जो भी घाव है, उसका सर्जिकल रिपेयर जो है वो हम करेंगे। लास्ट आ जाता है लेप्रोटोमी इफ इंटरनल ट्रोमा इज सस्पेक्टेड। अगर अंदर की साइड में कोई ट्रोमा सस्पेक्टेड हो रहा है तो हम लेप्रोटोमी के द्वारा उसको जो है वो ठीक करेंगे। तो ये हो गया ट्रोमा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टिश्यू। टिश्यू इन द सेंस रिटेंट प्रोडक्ट, यानी कि डिलीवरी के बाद कुछ टिश्यू अंदर रह गए थे जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो बार बार हो रही थी, उसको हम बोलते हैं रिटेंट प्रोडक्ट या रिटेंट टिश्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि मैनुअल तरीके से जो है वो प्लेसेंटा का रिमूवल करेंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे टू कन्फर्म, अल्ट्रासाउंड करेंगे कि और भी अंदर कोई चीज़ जो है वो बची हुई तो नहीं है या कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कन्फर्म करेंगे यूएसजी के द्वारा। फिर फाइनली क्यूरेटेज एंड सक्शन इवोकेशन करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। क्यूरेटेज आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी जो है वो डायलेशन एंड क्यूरेटेज आपको बता रखा है। क्यूरेटेज मतलब खुरच के उतारना, ठीक है, जैसे ऐसे बिल्कुल जो है वो खुरच खुरच के कोई चीज़ उतारी जाती है उसको बोलते हैं क्यूरेटेज। ठीक है, तो क्यूरेटेज करेंगे और फिर उसके बाद सक्शन, सक्शन यानी कि नेगेटिव प्रेशर के द्वारा जो है वो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर के द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में टिश्यू। लास्ट आ जाता है हमारे पास में थ्रोम्बिन। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, कोगुलेशन डिसऑर्डर है, मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, एपीटीटी ज़्यादा है या कुछ भी ज़्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम कोगुलेशन प्रोफाइल जो है वो देखेंगे। ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल में आपको पता ही है कि हम जो है वो ब्लीडिंग टाइम देखते हैं, क्लोटिंग टाइम देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो देखते हैं, एपीटीटी देखते हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो डीअरेंज तो नहीं है या इनकी किसी भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज तो नहीं है। देन उसके बाद पता लगाने के बाद हम जो है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट का जो है वो चूज करेंगे कि अब इस क्लाइंट को जो है वो क्या देना है, फ्रेश एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है या प्लेटलेट देनी है या फिर जो है वो क्रायोप्रेसिपिटेट जो है वो देना है। ये सारी इस तरीके के द्वारा जो है वो हम इसको मैनेज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज को किस तरीके से हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर की जो है वो 3 स्टेज होती है, आपको पता ही है। ठीक है, फर्स्ट में जो हो पेन स्टार्ट होता है, सर्वाइकल डायलेशन तक होता है। सेकंड सर्वाइकल डायलेशन से लेके जो हो हमारे पास में बच्चा फुली डिलीवरी होता है उस तक होता है। तीसरी स्टेज होती है हमारे पास में डिलीवरी होने के बाद से लेके प्लेसेंटा जब बाहर निकलता है, वो हमारे पास में थर्ड स्टेज है। तो एक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, सबसे खतरनाक स्टेज जो है वो थर्ड स्टेज ही होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बच्चा जब डिलीवरी होता है वही स्टेज जो है वो खतरनाक होती है, नहीं, थर्ड स्टेज जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज का जो है वो अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। अर्ली कोड क्लैंपिंग एंड कटिंग, जितना जल्दी हो सके कोड को जो है वो क्लैंप कर देना है और कट कर देना है।
क्यों? क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना ही ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा तो अंदर धसा हुआ ही रहता है, बच्चा बाहर निकल गया है, ठीक है, लेकिन बच्चा बाहर निकल गया, प्लेसेंटा अंदर है, तो अगर आपने कोड को ऐसे कैसे रखा तो ब्लड सारा का सारा जो है वो वहां से खींच लिया जाएगा और आगे ब्लीडिंग की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, ठीक है, कोड को जब बाहर निकाला जाता है तो नहीं निकलती है, तो थोड़ा सा जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो वो ट्रैक्शन जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने ट्रैक्शन कर दिया और फिर वो ब्लीडिंग को जो है वो कोज कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफाइलेटिक यूरोटोनिक, ठीक है, यानी कि जैसे ऑक्सीटोक्सिन देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ड्रग्स के रूप में देखा था कि ऑक्सीटोक्सिन जो है प्रोफाइलेटिक के रूप में जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क फैक्टर, पहले से ही जो है वो कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे ट्विंस बेबी है या इसके अंदर जो है वो कोगुलेशन प्रोफाइल जो है वो हमारे पास में अलग है, या बेबी की जो है वो पोजीशन अलग है, तो पहले से ही जो है वो जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे। लास्ट आ जाता है एंश्योर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट एंड इमरजेंसी प्रेडिप्रेडिज, यानी कि पहले ही स्किल्ड पर्सन जो है वो अटेंडेंट रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है वो डिलीवरी करवाई जा सके। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन, यानी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैटरनल साइड की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको पता ही है कि ब्लड लॉस होगा तो ऑफ कोर्स कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हाइपोवोलेमिया शोक की कंडीशन आ जाएगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो हो वहां पे ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, और ब्लड लॉस हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एनीमिया, बिल्कुल एनीमिया होगा, क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। ये ब्लड लॉस जो है वो आगे किसको डिनोट करता है दोस्तों, डिक्रीज आरबीसी, आरबीसी जो है वो भी हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगी, और ये फाइनली डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, और डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन क्या कहलाता है दोस्तों, एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट डीआईसी, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोकुलोपैथी होगा। रीनल फेलियर होगा, ऑफ कोर्स हाइपोवोलेमिया है तो सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में रिलेटेड करेगा किसको, रीनल फेलियर को, क्यों? हाइपोवोलेमिया है, हाइपोवोलेमिया है तो हाइपोवोलेमिक शोक की वजह से ये सारी चीजें होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज का सेहिन सिंड्रोम। सेहिन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, इसमें पोस्ट पार्टम पिट्यूटरी का जो है वो नेक्रोसिस हो जाता है, और अगर इन सबको कंट्रोल नहीं किया गया है तो उसके बाद डेथ होना जो है वो फिक्स है। आपको पता है कि शॉक हो जाएगा तो फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और क्लाइंट की जो है वो डेथ हो जाएगी इफ अनट्रीटेड, अगर ट्रीट नहीं किया गया है तो। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में और क्या किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये तो था हमारे पास में दोस्तों मैटरनल के तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइकोलॉजिकली कैसे जो है वो ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को जो है वो कंट्रोल करेंगे, और पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक, ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिजीज, ठीक है, डिप्रेशन, सॉरी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिप्रेशन, ये जो है हमारे पास में आता है, ठीक है, इसको जो है वो हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले स्टे विद द पेशेंट विद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, पेशेंट के पास ही रहेंगे और कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिकॉर्ड अमाउंट एंड टाइप ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, कितने अमाउंट में जो है ब्लड लॉस हुआ है और किस टाइप की ब्लीडिंग है उस सब का जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्म फंडल मसाज, ठीक है, फंडल मसाज करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मेन कोजेज हमारे पास में जो है वो यूट्राइन एटोनी होता है, इसलिए हम फंडल मसाज जो है वो करेंगे। नेक्स्ट एडमिट प्रिस्क्राइब यूरोटोनिक, जो भी यूरोटोनिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। एंड वाइटल मॉनिटर साइन एंड यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट और वाइटल मॉनिटर साइन जो है वो करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर और सर्जरी। अगर इन सब के द्वारा भी जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ है तो जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर्स है, ठीक है, चाहे हमें जो है वो बैलून थेरेपी हो या हमारे पास में मसाज थेरेपी हो या फिर जो है हमारे पास में किसी भी तरीके की कोई सर्जरी हो, उसके लिए जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर्ड किया गया है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एंड इमोशनल सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीजें किया था उसका एक्यूरेट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हम जो है वो करेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज हमारी क्लास, ये क्लास फिनिश होती है।
ठीक है। हमने शुरुआत की गई थी दोस्तों पोस्टपार्टम हेमरेज। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद जो है उसके जो है टाइप देखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद हमने कोजेज देखे थे। कोजेज हमने 4 तरीके के कोजेज थे हमारे पास में। पहला था हमारे पास में टोनी, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन एटोनी। सेकेंड था हमारे पास में ट्रोमा। थर्ड था हमारे पास में टिश्यू। और फोर्थ था हमारे पास में थ्रोम्बिन। उसके बाद हमने जो है वो रिस्क फैक्टर देखे थे। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देखे थे। उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक प्रोसेस देखा था। और लास्ट जो है वो हमने इसका मैनेजमेंट देखा था। मैनेजमेंट 2 तरीके से, इनिशियली और स्पेसिफिक। इनिशियली मतलब हमने जिस तरीके से इमरजेंसी ट्रीट डिजीज का हम मैनेज करते हैं उस तरीके से हम मैनेज करेंगे। स्पेसिफिक में किसकी वजह से जो है वो हमारे पास में पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा था उन सब के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लास्ट में जो है वो कॉम्प्लिकेशन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो डिस्कस किया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।